उनके खत और आप की 216वीं कड़ी 216th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। आज मैं खत नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि एपिसोड नंबर 215 में जो पढ़ा था उसमें आज आपसे अपनी जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसको, उस ख़त को लेकर के, या जो उसमें टेक्स्ट था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अपने विचार जो मेरी समझ में आए वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। संभव है आप में से कुछ उनसे सहमत हों, कुछ ना भी हों, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। बाबूजी साहब लिखते हैं कि आपने गालिबन समुद्र ज़रूर देखा होगा और भाई देखा मैंने भी है। पानी निहायत साफ झलकता हुआ दिखाई पड़ता है, मगर भाई उसमें झाग भी मालूम होते हैं। ये क्यों? लहरों के या ज्वार भाटा के उतार चढ़ाव से। ये बात होते हुए भी सब पानी की सतह को हम समुद्र ही कहते हैं। समुद्र आप सभी ने देखा होगा, और क्योंकि मैं चेन्नई में और मुंबई में रहा हूँ तो समुद्र को मैंने भी देखा है। जो उसमें झाग पैदा होते हैं लहरों के उतार चढ़ाव से, हम कभी ये झाग को झाग नहीं बोलते बल्कि उसको समुद्र ही बोलते हैं। ये बात वो कह रहे हैं कि ये बातें होते हुए भी सब पानी की सतह को हम समुद्र ही कहते हैं। वो लिख रहे हैं कि अब मैंने समुद्र का लफ्ज़ यूँ इस्तेमाल किया कि ये इंसानी ज़िंदगी में बड़ी हालत का तर्जुमा हो सकता है। जब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ख्याल मटीले झागों की तरफ नहीं जाता, बल्कि समुद्र का फैलाव ही नज़र आता है। इसी तरह से जब हम अपनी हालत में होते हैं तो ताज्जुब है कि मटीले झागों की तरफ ख्याल कैसे पहुंच जाता है। जब हम अपनी हालत में होते हैं, यहाँ पे वर्ड है अपनी हालत, जिसको समझना ज़रूरी है। और मेरी अपनी छोटी सी समझदारी से जो बात समझ में आई वो ये कि जब हम अपनी असली हालत में होते हैं, असली हालत मतलब ज़ात के साथ जुड़ाव, ईश्वर के साथ जुड़ाव, अपनी हालत में होते हैं तो हमारा ध्यान, उस समय हमारे जो विचार उठते हैं तो हमारे दिमाग में ये ख्याल कैसे पैदा हो जाता है कि ये ख्याल हमारे हैं। अगर समुद्र में जो झाग पैदा होते हैं वो सब समुद्र का ही हिस्सा है, और जब हम अपनी असल हालत में होते हैं, जब असल से जुड़े हुए हैं, उस समय हम भी एक समुद्र का ही हिस्सा हैं। और जब समुद्र का हिस्सा है तो हमारे अंदर पैदा होने वाले विचार हमको अपने कैसे मालूम होते हैं। ये झाग समुद्र में पैदा होते हैं, या तो किनारे पर जाके ख़त्म हो जाते हैं या दरमियान में ही गायब हो जाते हैं। इस तरह से ये चीज़ साबित होती है कि इस चीज़ समुद्र में ही बनी और उसी में ख़त्म हो गई। मगर समुद्र पे इसका क्या असर पड़ा? हमारे ख्याल इसी कैफियत में बने जिसमें फैलाव की सूरत है। हमारे ख्याल इसी सूरत में बने जिसमें फैलाव की सूरत है। इसको विराट देश या ब्रह्मांड मंडल भी कहते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि जब हम अपने फैलाव में समाये हुए हैं तो इस विराट देश की लहरें ये झाग पैदा नहीं कर सकती? अगर कर सकती हैं तो इसमें अपना क्या है? विराट देश को या ब्रह्मांड मंडल को बाबूजी साहब ने यहाँ पे एक समुद्र की तरह कंपेयर किया, और जिस तरह समुद्र में लहरों के उतार चढ़ाव से या ज्वार भाटे के साथ जो झाग पैदा होते हैं, विचारों को उससे जोड़ा कि क्या विराट देश की ये लहरें झाग पैदा नहीं कर सकती, और अगर कर सकती हैं तो इसमें अपना क्या है? समुद्र में जो लहरों के उतार चढ़ाव से जो झाग पैदा होता है उसको हम अलग नहीं देखते हैं, वो समुद्र का ही हिस्सा कहते हैं कि ये समुद्र का ही फैलाव है। इसी तरह से हमारे जो विचार पैदा होते हैं
हम उनको अपना क्यों समझते हैं? वो भी तो ब्रह्मांड मंडल जैसे महासागर में पैदा होने वाले झाग का ही हिस्सा है। लहरों की रवानी से ही उसमें बनते हैं, उसी में बिगड़ते हैं। अब विराट देश में ये झाग पैदा क्यों होते हैं? ब्रह्मांड मंडल में ये झाग पैदा क्यों होते हैं? वजह ये है कि हमारे सबके ख्यालात जो अज़ल से यानी सृष्टि के निर्माण के समय से अब तक हमने बनाए हैं, उसी में तैरते रहते हैं, और जो उस आलम में यानी विराट देश में समाया है उसके सामने झाग की शक्ल में पैदा होते हैं। मगर क्योंकि उसी सतह के ये झाग हैं यानी उसी समुद्र के, इसलिए वो अपने मालूम होते हैं। जो चीज़ यहाँ पे मेरी समझ में आ रही है वो ये कि हमारे सबके ख्यालात जो अज़ल से यानी सृष्टि के निर्माण के समय से अब तक हमने बनाए हैं, उसी में तैरते रहते हैं। विचार जो है वो वायुमंडल में या विराट देश में तैरते रहते हैं, और जो विराट देश में समाया हुआ है, जो ब्रह्मांड मंडल में है, उसके सामने ब्रह्मांड मंडल को अगर हम एक महासागर की तरह ले लें, ज़रा विजुलाइज करके देखिए कि महासागर को अगर हम ब्रह्मांड मंडल को हम एक महासागर की तरह ले लें, तो जो विचार उसमें अब तक जैसे समुद्र में लहरें पैदा होती हैं, उसी तरह से ये विचार जो अब तक हमने बनाए हैं सृष्टि के निर्माण के समय से, वो उसमें तैरते रहते हैं और झाग की शक्ल में पैदा होते रहते हैं। एक छोटी सी चीज़ जो और मेरी समझ में आई, आप सबके सामने साझा कर रहा हूँ कि संस्कारों का भोग, हमारे यहाँ जो सफाई को इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है और दिया गया है, वो इसलिए कि ब्रह्मांड में तैरते हुए विचार किस समय हमसे टकराएं, और अगर उस विचार से उपजाऊ ज़मीन उनको हमारे अंदर मिले तो वो हमारे अंदर बैठ जाते हैं। इसको शायद संस्कार का उभरना कहते हैं। जो बिल्कुल मेरी अपनी समझ है, संभवतः हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन फिर भी आपके सामने पेश करने की, अपने दिल की बात आपके सामने रखने की हिम्मत कर रहा हूँ। संस्कारों का उभरना, कौन सा विचार किस समय हमको इफ़ेक्ट कर जाए और कौन सा संस्कार उपजाऊ ज़मीन पाकर सामने उभर आए, ये हम नहीं जानते। इसीलिए शायद हमारे यहाँ क्लीनिंग को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है कि चाहे अच्छे हों या बुरे, हमको कोई भी संस्कार नहीं चाहिए। भाई, मैं अभ्यासी की बहुत बड़ी कमज़ोरी समझता हूँ कि अगर उसको ये ख्याल रहे कि ये ख्यालात मेरे हैं, इसके मायने और कुछ नहीं हो सकते सिवाय उसमें मेरापन अब तक कायम है। मेरापन जब तक हमारे अंदर कायम है, मैं देवदोष हूँ, और तो जो भी मैं काम करूँगा उससे रिलेटेड विचार का असर, चाहे वो खुशी का हो या राहत का, खुशी का हो या रंज का हो, असर मुझ पर डालेंगे। भाई, मैं अभ्यासी की बहुत बड़ी कमज़ोरी समझता हूँ कि अगर उसको ये ख्याल रहे कि ये ख्यालात मेरे हैं, इसके मायने कुछ और हो ही नहीं सकते बजूज़ इसके या सिवाय उसके कि उसमें मेरापन अब तक कायम रहता है। ज्ञानियों में ये बात अक्सर पाई जाती है कि उनका मेरापन नहीं जाता। दोस्तों, मैंने कुछ विचार अपने आपके सामने रखे। मैं आप सब का कृतज्ञ होऊंगा कि इसको सुनकर आप अपने विचार भी कमेंट्स के रूप में मेरे साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।